जी हां, आपकी बार किसका उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग विद एजेंडा लगातार हम आप तक एक एक तस्वीर चुनाव से जुड़ी पहुंचा रहे हैं। अब महज 21 घंटों से कम का वक्त बाकी रह गया है चुनाव को और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जमीनी हालात आप तक पहुंचाना। मैं हूं आपके साथ आशा झा। चुनाव से मुद्दे गायब हो चुके हैं, वार पलटवार का दौर खूब तीखा हो चला है और आज भी योगी आदित्यनाथ एटा, फर्रुखाबाद, औरैया से अखिलेश और समाजवादी पार्टी को घेरेंगे तो इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायबरेली, बाराबंकी में मोर्चा संभालेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष औरंगाबाद और लखीमपुर खीरी से विपक्ष पर निशाना साधेंगे तो अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार करते हुए आज हाथरस, एटा और फिरोजाबाद से बीजेपी पर प्रहार करेंगे। वहीं मुसलमानों को साधने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुद फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद से बीजेपी और एसपी पर निशाना साधेंगे। हर जगह नेता फिर मतदाताओं को डराने, समझाने, बुझाने और इसके बहाने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करते नजर आएंगे। जैसे कि कल योगी आदित्यनाथ ने जनता को समझाने के बहाने कहा बीजेपी नहीं आई तो माफिया फिर से एक्टिव हो जाएंगे और उनकी सरकार रही तो माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। इधर अखिलेश यादव भी मैदान में कूद पड़े जनता को समझाने के लिए और बहाने से कहा योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कि बाबा आए तो विकास नहीं विनाश होगा और यह भी कह दिया कि गर्मी निकालने वालों की पहले चरण के बाद गर्मी शांत हो गई है। इस वार पलटवार के बीच कल मायावती ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बनी तो वो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगी और दूसरे चरण में ओवैसी का सियासी खेल तो किसी से छुपा नहीं है। यानी सियासी खेल देखिए, तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए, काफी रोचक हो चला है। कारण 9 जिले 55 सीटें, इसमें कौन बाजी मारेगा, कौन हारेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े नेताओं के पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन हमारे साथ रोजाना की तरह राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं, प्रशांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई जो है आप तक उन्हीं के माध्यम से पहुंचाएंगे क्योंकि हर एक सीट पर हमारे एक एक रिपोर्टर्स मौजूद हैं और चुनाव के दिन एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए आपको सुनवा देते हैं कि किस कदर चरम पर पहुंच चुकी है ये तूफानी बयानबाजी। मैं जब आया तो मैं परेशान था कि भाई काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, कहां से होगा। तो मैंने उस समय एक नया शोध किया और मैंने वहां एक बुलडोजर बनवाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी की, देखो जितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो। उनके एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और जब यहां पर वोट पड़ेगा तो रहे बचे भी ठंडे हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला भी शामिल है क्योंकि हमारी पार्टी नई पेंशन व्यवस्था से कतई भी सहमत नहीं है। इसलिए बीएसपी की सरकार बनने पर फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और चलिए अब मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस चर्चा में जुड़ रहा है। इसके अलावा राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे हरदोई से, राजीव बरेली से मौजूद हैं। खास मेहमानों के पैनल से भी इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको, समीर सिंह बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक अहमद जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सतीश प्रकाश बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेकिन राजीव का ही मैं रुख करना चाहूंगी। राजीव, सीधा
आपके पास आते हुए आज आप रोहिलखंड के इलाके में मौजूद हैं, बरेली में। पिछली बार का परफॉर्मेंस काफी अच्छा कहा जा सकता है, अगर सिर्फ एक रामपुर को छोड़ दे तो, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी 5 सीटों में से 3 अपने हिस्से में कर गई थी। लेकिन क्या बदला है राजीव जमीन पर कि यहां पर डराना पड़ रहा है? योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि बीजेपी नहीं आई तो माफिया फिर एक्टिव हो जाएंगे, उनकी सरकार रही तो माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा, वो इलाका जहां पर इतना बढ़िया प्रदर्शन पिछली बार देखने को मिला था। एक तो जनता का मूड अब महज 20 घंटे, लगभग 21 घंटे पहले, चुनाव से पहले क्या है ये भी समझाइए, और दूसरा इस बार क्या बदला है कि डर देखने को मिल रहा है, खासकर बीजेपी की अगर हम बात करें तो। देखिए आशा, जो दूसरे चरण की 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें 2 मंडल है, एक मुरादाबाद मंडल है और एक बरेली मंडल है। बरेली जो रोहिलखंड के इलाके के नाम से जाना जाता है, बरेली मंडल, दोनों को आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। मुरादाबाद मंडल में जो जिले आते हैं, अगर आप बिजनौर को देखें, अमरोहा को देखें, मुरादाबाद और रामपुर को देखें तो इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मुरादाबाद में तो खास तौर पर, कल भी मैंने ये बात कही थी, रामपुर में खास तौर पर। और इन मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में कहा जा रहा है कि जितने चरण हो रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर टफ फाइट है और नजदीकी लड़ाई है तो दूसरे चरण में है। अखिलेश यादव के लिए भी चिंता की बात यही है कि जिस तरीके से पिछली बार तमाम बीएसपी, कांग्रेस, इन लोगों ने वोटों का बंटवारा इन पार्टियों के बीच में हुआ था, उसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था। तो अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात है कि कहीं वोट बटेंगे, नहीं बटेंगे। दूसरी बात, जो ओवैसी ने लगातार मुरादाबाद में 3 दिन कैंप करके इस इलाके में पूरी पुरजोर कोशिश की है कि उनका भी जनाधार बढ़े, उनकी भी सीटें आए, इस तरह की कोशिश की है। देखिए 55 सीटों को आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। सहारनपुर और बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी एक समय मजबूत रही है और बहुत मजबूत रही है। इस इलाके में इस बार भी उनके कुछ कैंडिडेट्स बहुत मजबूत हैं। अब वो क्या कर पाएंगे, वो सीट निकालेंगे या खेल बिगाड़ेंगे, या किसका खेल ज्यादा? निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का अगर उम्मीदवार जीतता है तो भी, अगर हारता है तो भी, दोनों ही स्थितियों में अखिलेश यादव की साइकिल को वो डगमगाता है। तीसरी बात यह है कि सहारनपुर और बिजनौर के बाद अगर आप आ जाएं, रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, ये 3 जिले जो है इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर कंसंट्रेट कर जाए तो मुझे लगता है कि 90% सीटें जीत जाएंगे। पिछली बार 2017 में इस तरह की जो लहर नतीजे के बाद सामने आई, उस तरह की लहर मतदान के समय का, दूसरे चरण का मतदान उस बार भी हुआ था 2017 में। तो शायद इस तरफ के मतदाताओं को, खास करके मुस्लिम मतदाताओं को अंदाजा ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से अंडर करंट है, और इसीलिए बहुत सारी जगहों पर विपक्ष के लोग आपस में अच्छी लड़ाई लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने 52% वाले मुरादाबाद शहर की सीट भी 3500 के अंतर से जीत ली। और अब ये इन इलाकों के बाद अब आप आ जाइए बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, इन तीनों इलाकों में, जैसे शाहजहांपुर की सारी सीटें बीजेपी के पास हैं, बरेली की सारी सीटें बीजेपी के पास है, बदायूं में 6 सीटें हैं, 5 सीटें बीजेपी के पास है। इधर का सुपड़ा साफ कर दिया था विपक्ष का बीजेपी ने, और बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मुकाबले रामपुर के, मुकाबले मुरादाबाद के, मुकाबले सहारनपुर के, मुझे लगता है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा होगा। कुल 38 सीटें हैं, 17 विपक्ष के पास हैं। हालांकि 2017 के चुनाव में मुझे जहां तक याद है कि बीएसपी का खाता नहीं खुला था, या 1 सीट थी, वो भी बाय इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जीत गई थी। संभल का इलाका है, वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस तरीके से इस 55 सीटों का मैंने आपको बता दिया, सहारनपुर से शुरू होकर के यहाँ तक अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग समीकरण है। और इस इलाके में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिसमें जाट भी प्रभावी हैं। पहले चरण के मतदान में यही निगाहें लगी थी कि जाट मुसलमान क्या करेंगे। इस चरण में सिर्फ निगाहें इस बात पर लगी हैं कि क्या मुस्लिम वोटों में विभाजन होगा और भारतीय जनता पार्टी पहले की तरफ उसका फूल विभाजन के बीच से खिल के निकलेगा, या एक तरफा मुस्लिम वोट करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की भी नींद गायब होगी दूसरे चरण में। जी बिल्कुल, सबसे अहम नजर आ रहा है ये मुस्लिम वोटर्स। क्या डर इसी वजह से है? क्या इसलिए डराया जा रहा है?
क्योंकि ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और दोनों तरफ से कम नहीं है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बाबा आए तो विकास नहीं विनाश होगा। मैं इस पर जरूर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट। प्रशांत गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं शाहजहांपुर से, जहां पर 6 सीटें विधानसभा की आती है, 5 पर कब्जा किया था बीजेपी ने पिछली बार शाहजहांपुर में। प्रशांत, इस बार जनता के बीच माहौल क्या है, जल्दी से जरा बताइए, आप लगातार घूम रहे हैं। देखिए, जनता के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और जो समीकरण था वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे समीकरण अलग तरीके के हैं और जो 6 में जब 5 पे बीजेपी ने कब्जा जमाया था, 1 सीट सपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार वही कैंडिडेट फिर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जो पहले वाला जो था उसका बात करें तो वो कंडीशन हो सकती है कि शायद ना आए, लेकिन जो 3 से 4 सीटें हैं उसमें बीजेपी लीडिंग पोजीशन पर फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और जो मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर मवेशियों के मुद्दे काफी हैं। जो खेतों में मवेशी हैं जिनका की वजह से किसान परेशान है, रात रात भर जगना पड़ता है, वो देहात के मुद्दे हैं। वहीं शहरों की अगर बात करें तो यहाँ पर मुद्दे विकास के हैं और जो तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं, या जैसे राजीव जी ने बताया कि जो मुस्लिम वोट है वो अगर विभाजित होता है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए राह आसान होगी, उस विभाजन के बीच से कमल खिलेगा। लेकिन अगर मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता है तो कई सीट ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोटर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। वहीं दलित वोटर भी जो है उसका रुझान किस तरफ होगा, ये भी काफी दिलचस्प होगा देखने वाली बात, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इलाकों में कई सारी सीट ऐसी है जहां पे बीएसपी पहले अपना कब्जा जमा चुकी है और उसका एक अच्छा खासा वोट बैंक है, काडर भी है। लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पर टक्कर जो है वो सपा और भाजपा के बीच में दिखाई पड़ती है। जो ये पूरा रुहेलखंड का इलाका है ये पूरी तरह से बाइपोलर इलेक्शन की तरफ जा रहा है और यहाँ पर अगर बीएसपी का वोटर जरा सा भी स्विंग होता है तो वो ये जो पूरा रुझान है उसको कहीं ना कहीं बदल सकता है। ठीक है, आप प्रशांत बने रहिएगा। अब मैं अपने खास मेहमानों का रुख कर लेती हूं। सबसे पहले तो समीर जी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि तमाम सीटों पर 35 से लेकर के 50% तक मुस्लिम मतदाता यहां पर हैं। कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है मुस्लिम कैंडिडेट्स के बीच, प्रत्याशियों के बीच। कहीं पर चौतरफा मुकाबला होगा इस तरीके से। AIMIM, कांग्रेस, BSP, SP सभी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। ये पूरे रुहेलखंड या पश्चिमी यूपी के जहां जहां चुनाव है 55 सीटों पर, उसकी बात करूं तो। लेकिन सर, अहम सवाल ये डराना क्यों पड़ रहा है? क्यों योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ रहा है? अभी मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि विकास के नाम पर वोट, छोटा जानवर जो है वो एक अहम मुद्दा है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ को क्यों कहना पड़ता है कि बीजेपी नहीं आई तो माफिया फिर एक्टिव हो जाएंगे, उनकी सरकार रही तो माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा? ये क्यों कहना पड़ रहा है? मुस्लिम मतदाताओं से डर है या फिर डर इस बात का है कि एक महंगाई, बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो हावी रह सकता है? किस बात का डर, खौफ ज्यादा है? देखिए आशा जी, हमें लगता है कि कहीं न कहीं आपने योगी आदित्यनाथ जी की बातों को ठीक से समझा नहीं तो ये बातें नहीं कहती आपकी डराना पड़ रहा है, धमकाना पड़ रहा है। डराने और धमकाने की कोई बात नहीं है। देखिए योगी जी ने क्या कहा, 2017 के बाद दोनों में अंतर है। कि उत्तर प्रदेश में क्या था, वो मुरादाबाद, वो बिजनौर, वो सहारनपुर, वो बागपत, ऐसी बहुत सारे जिले थे जहां तुष्टीकरण के नाते, मुजफ्फरनगर का दंगा किसकी सरकार में हुआ, तुष्टीकरण के नाते आम आदमी का जीना दूभर था और गुंडा और माफियाओं के नाते जो सरकारी संरक्षण में पल रहे थे उनके नाते आम आदमी के साथ कठिनाई थी। हम उस बात को कह रहे, योगी जी उस बात को कह रहे कि 2017 के बाद बुलडोजर किस पर चला, उन माफियाओं, उन गुंडों पर चला जो बहनों के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे थे, महिलाओं के साथ कर रहे थे, माफिया गिरदी कर रहे थे, आम आदमी के जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। राजीव जी रामपुर की बात कर रहे थे, आजम खान को लीजिए, रामपुर के बाप बेटा दोनों जेल में रहे, क्यों रहे? आम आदमी की जमीनों को कब्जा किया। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम बच्चों के विद्यालयों की किताबों को ले जाके अपने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रख लिया, मुसलमानों के स्कूलों पर कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा प्रताड़ना में, देखिए यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ अपराध की बात है, माफिया की बात है, गुंडों की बात है, विकास की बात है। आशा जी, अगर बिजली हमने दिया है तो बिजली हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, सबको मिला है।
सड़कें हमने बनाई है, कानून का राज स्थापित किया है, 3 तलाक से सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों को लाभ हुआ है। तो हम कहीं किसी को डराने की बात नहीं कर रहे, हम याद दिला रहे हैं आशा जी ठीक है कि 17 के पहले का उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश याद करिए, जब गुंडा माफिया आजम खां जैसा आदमी कहता था कि हम तनख्वाहियों से तो जूता साफ कराते हैं, भैंस चोरी हो जाती थी। तारिक अहमद को मैं जोड़ना चाहती हूँ। ठीक है सर, आपने अपना पॉइंट अच्छे तरीके से रेज कर दिया। तारिक अहमद जी, नहीं काम करती, ऐसी सरकार आई गुंडा माफिया जिसमें हावी हो गए सबसे बड़ा मसला। अगर आज प्रदेश में सुकून पहुंचा है तो वो फिर वही 2017 से पहले का हाल ना हो, इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप किसको चुने, इस बात का ध्यान रखें। यह हाल था सपा सरकार में, और इसलिए डराना नहीं बल्कि याद दिलाना है आपकी सरकार में किए गए कामों को। देखिए, पहली बात ये समझिए कि ये जो बात कह रहे हैं दंगा फसाद की, तो दंगा करने वाले ही सरकार में बैठ गए। उसका एग्जाम्पल ये है कि आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने मुकदमे थे, गुंडई के, दंगई के, अटेम्प्ट टू मर्डर के। तो गुंडे जब खुद ही सरकार में बैठे हुए हैं तो गुंडई तो नहीं हो पाएगी और ना दंगा हो पाएगा। ये तो जग जाहिर है कि पूर्वांचल में जो दंगे हुए उसमें योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा हाथ था। समीर भाई थोड़ा शांत बैठिए, इसमें व्याकुल भारत ना बनिए। हम नहीं बने थे। आप हमारी आवाज दबा नहीं सकते, सच्चाई की आवाज दबा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आप दंगे की कर रहे हैं तो 2002 दंगा समीर जी अब रुक जाइए। हुआ था, 2002 दंगा किसके नेतृत्व में हुआ था जिसमें हजारों। अब आप 2002 चले गए सर, 2017 से अभी तक की बात कर ले, हमसे पहले की बात कर ले ना, तो आइए अभी की बात कर ले। चलिए अभी की बात कर लेते हैं। हाँ, अभी की तो समाजवादी पार्टी के साथ माफिया वर्ड, गुंडागर्दी, माफिया, तमंचावादी क्यों चस्पा है? जब ये पिछला जिक्र करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा आपने हथियार कैसे दे दिया? ये वर्ड्स आपके साथ क्यों चस्पा है? सवाल तो ये है। मैम, आप गुंडागर्दी की बात करिए तो तड़ीपार हम नहीं है, हमको तड़ीपार नहीं किया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे नेता लोगों को तड़ीपार नहीं किया गया है। हम बैठ के गृह मंत्रालय नहीं संभाल रहे ऐसा तड़ीपार। तो ये सब आदमी को देखना चाहिए कि उनके वहां तो रजिस्टर्ड गुंडे मौजूद है, रजिस्टर्ड दंगई मौजूद है, जो दंगा करवाते हैं, हजारों लोगों को मरवाते हैं, मर्डर करवाते हैं और तड़ीपार है। इस पार्टी के साथ इनके स्कूल मंत्री 20 रुपए की पर्ची के लिए उनके ऊपर FIR हुई, फर्जी माता की चौकी की पर्ची की। आप दोनों बोलते रहेंगे, एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। मैं इसलिए माफी चाहती हूँ आपसे, अहमद जी आपसे माफी चाहती हूँ। मैं सतीश जी का पहले रुक कर लेती हूँ। और समीर जी कृपया आपने अपनी बात पूरी तरीके से रखी तो दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा ही, क्योंकि वक्त इतना नहीं होता कि आप सभी एक दूसरे से लड़ते रहे फिर कुछ समझना है। सतीश प्रकाश जी मैं आपके पास आती हूँ। पहले तो ये समझाइए मुद्दा क्या है, बीएसपी किस मुद्दे के साथ इस चुनाव में जा रही है, पहली बात। दूसरा, पिछली बार तो सुपड़ा साफ हो गया था बीएसपी का पूरे के पूरे इस रोहिलखंड पश्चिमी यूपी के इलाके में, तो आप इस बार खेल बिगाड़ने के लिए या सीट निकालने के लिए कौन से मुद्दे के साथ चुनाव में उतरे हैं? देखिए आशा जी, बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो जनमानस के मुद्दे, स्वास्थ्य, सड़क, कानून व्यवस्था, यही बहुजन समाज पार्टी है और इन्हीं को लेकर के हम ध्रुवीकरण की बात नहीं करेंगे। जो जनमानस के मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसा राजीव जी ने बताया कि ये जो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी लगभग 45% से लेकर के रामपुर में 55% है, 55% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी अगर यहाँ बीजेपी जीत रही है तो कुछ कारणों के ऊपर चर्चा करना यहाँ जरूरी है। देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि सिर्फ मुस्लिम आबादी अपने दम पर विधायक नहीं चुन सकती, और ये लोकसभा के चुनाव में भी है। भारत में 92 सीटें ऐसी हैं लोकसभा में कि जहां मुस्लिम आबादी अगर तमाम वोट कर दे तो वो अपने लिए एक एमपी चुन सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, एम वाई समीकरण की तो आप बात करते हैं, लेकिन एम बताते हैं, वाई तो यहाँ गायब है ना। अरे एक एक विधानसभा के ऊपर जो वाई है वो 4-4 हजार है, और जिन विधानसभाओं के ऊपर 50,000 से लेकर के 1 लाख दलित मतदाता बैठ जाता है, और जैसा प्रशांत जी ने कहा कि दलित ये डिसाइड करेगा कि वो बीजेपी की तरफ जाए या सपा की तरफ जाए, और सपा की तरफ इसलिए जाएंगे ये आरक्षण बिल फाड़ेंगे,
और ये दलित जो है कहीं ना कहीं मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सतीश जी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ बैठ के मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से यहाँ पर लोग कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, दलित कितने हैं, सैनी कितने हैं, मौर्य कितने हैं। मैंने आपसे मुद्दा पूछा, वो इधर आप समीकरण समझा रहे हैं। ये दलित कहाँ जाएगा? यादव ये इसी सहारे मैदान में है क्या सतीश जी? सतीश जी बनेगा ये भी बताओ भाई। सतीश जी, दो तरफा लड़ाई में ये क्या हो रहा है ये तो पूरी जनता देख रही है। तीसरे से अपेक्षा क्या करें जो सिर्फ कास्ट फैक्टर पे चल रहा हो? आपसे मैंने मुद्दे पूछे, मुद्दे हटा करके आप मुझे बता रहे हैं कि दलित कितने हैं, लोध कितने हैं, सैनिक कितने हैं, मौर्य कितने हैं। ये क्या है? इस लिहाज से आप चुनाव में पाकिस्तान की बात करिए क्या? विकास कहाँ है? की बात करिए क्या? हमने वैक्सीन की बात करिए क्या? हमने तालिबान को डिसाइड किया? सिर्फ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार आएगी, रोजगार, लोगों को रोजगार देना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमने, और सुनिए, हम प्राइवेट संस्थानों को रोजगार का बहुत बड़ा साधन नहीं मानते। हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए 10 लाख राज्य कर्मचारियों की भर्ती निकालेंगे। 2007 में 2,05,000 हमने पद नए सर्जित किए पुलिस के अंदर। 1,10,000 नए सफाई कर्मचारी बाकायदा गांव के अंदर दिए। 3,500 किलोमीटर बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने आरसीसी की सड़कें गांव में बना करके दी है। हम ये नहीं कह रहे थे कि हम आगरा एक्सप्रेस वे बनाएंगे या शहरों का विकास करेंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए बाकायदा पुरानी पेंशन लागू करेगी। ठीक है, ये बढ़िया किया आपने। क्या आप किस मुद्दों के साथ उतर रहे हैं आपने बता दिया, लेकिन एक दूसरा भी फैक्टर मैं आपसे आगे समझूंगी क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो चला है कि आखिर किस समझ के साथ ये जो चौतरफा मुकाबला हो रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, कहीं पे ये तो जाहिर तौर पर वोट बटेंगे, इसका फायदा किसको? बीजेपी को। तो बात हो रही है दूसरे चरण के मतदान की। आखिर इसमें क्योंकि 38 सीटें बीजेपी ने निकाली थी 55 सीटों में से पिछली बार, 17 सीटों की बात करें 15 समाजवादी पार्टी, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार यहां पर बेहद टफ फाइट और माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है, सबसे चुनौती भरा चरण जो है, ये सेकेंड फेज ही है जिसको निकालना है। इसलिए बयानों के जो तीर है वो एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं दोनों ही तरफ से। दो तरफा लड़ाई मानी जा रही है, एक दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, एक तरफ बीजेपी। मेरे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा में और राजीव रंजन का पहले मैं अब रुक करना चाहूंगी एक बार फिर। राजीव, सीधा आपके पास आता है। 17 सीटें जो थी, जो निकाली थी विपक्ष ने, एसपी 15, कांग्रेस 2, इनमें से 11 सीटें पिछले चुनाव में ऐसी थी जिन पर मुस्लिम कैंडिडेट्स जीते थे। यह बात माना इस आधार पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा उतारा गया इन तमाम पार्टियों की तरफ से, लेकिन यह कौन सा गणित है जरा समझाइए, क्योंकि चौतरफा मुकाबला अगर बहुत सारी सीटों पर हो रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन गणित है कि वोट बटेगा और फिर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये किस स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव किया गया है कैंडिडेट्स का और इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या यही सिर्फ उम्मीद है बीजेपी की? देखिए, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, इन 3 जिलों को हटा दिया जाए तो बाकी के जो 6 जिले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद अपने वोटों से कम, वोटों के बिखराव पर ज्यादा है। और कमल तभी खिलेगा जब वोटों का बिखराव होगा। जहां बिखराव नहीं होगा वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव की भी नींद इसीलिए गायब है कि पिछली बार जिस तरह से वोटों का बंटवारा हुआ था उसी तरह अगर इस बार भी हो गया तो उनकी पूरी उम्मीद धराशायी हो जाएगी, क्योंकि दूसरा चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर पहले चरण में आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के चेहरे लटके हुए हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो ठंडे पड़ गए। तो पहले चरण की लड़ाई सब अपने अपने पक्ष में मान रहे हैं, लेकिन दरअसल ये 2 चरण, जबकि 58 और 15, 55, 113 सीटों का जब चुनाव हो जाएगा, निश्चित तौर पर इन दोनों चरणों में जो बढ़त लेगा वही 7वें चरण तक बढ़त लेके जाएगा, सरकार उसकी आएगी। लेकिन आशा, मैं इस आज की बातचीत में एक चीज पूछना चाहता हूं, चूंकि चुनाव दूसरे चरण का कल ही है और इसके बाद इसकी चर्चा शायद नहीं हो। कुल मिलाकर के इन 55 सीटों में जो केंद्र है, जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है या चर्चा है, वो रामपुर सीट की है, आजम खान की है। देखिए, आजम खान की तुनक मिजाजी और उनके जाति या उनके तेवर के बारे में रामपुर के लोग और सियासत में करीबी लोग अच्छे से, और समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं, भाजपा के लोग भी जानते हैं। 8-9 बार के वो विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सिटिंग सांसद है रामपुर के। वो जेल में है पिछले 2 साल से। उनके ऊपर, वो इकलौते भारत के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे लगाए गए हैं और
इकलौते आदमी हैं जो 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बावजूद उन पे 100 से ज्यादा मुकदमे और रात के 2 बजे के बाद बहुत सारे मुकदमे हर 3-3 मिनट पर लिखे गए। आकाश सक्सेना जिन्होंने ये सारे मुकदमे लिखवाने में और आजम खान के खिलाफ मुहिम छेड़ने में सबसे आगे रहे, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से टिकट दिया। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक है, वो ये है कि अगर आजम खान, देखिए सबसे बड़ी अदालत जनता की मानी जाती है, अगर आजम खान जेल में 2 साल से रहते हुए भी रामपुर का चुनाव जीत जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानेगी कि उसके सरकार के लगाए गए मुकदमे, उसके सब आरोप जनता ने नकार दिए हैं, इसलिए उसको अपनी बात को वापस लेना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होगी अगर वो जेल में रहते जीत जाते हैं? दूसरा सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से है कि अगर आजम खान चुनाव हार जाते हैं तो आप क्या इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि क्या जनता ने इस तरह का जनादेश दिया है कि उन्होंने 20-25 साल पिछले अपनी जातियों से रामपुर के लोगों को परेशान किया है और आपकी पार्टी ने उनको लगातार मंत्री रखते हुए उनके कद को और बड़ा करते गए हैं? तो अगर वो जेल में रहते आजम खान चुनाव हार जाते हैं तो समाजवादी पार्टी अब उनसे दूरी बनाएगी? मुझे लगता है इन दोनों प्रवक्ताओं के लिए सीधा जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि आज का वक्त आजम खान पर निगाहें तो ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा। जल्दी से समीर जी जवाब। आशा जी ने जो प्रश्न किया उसको आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन है कि आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, इस पर बैठ के ऐसी बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं करनी चाहिए जो मर्यादित न हो। किसी मुख्यमंत्री के ऊपर फर्जी आरोप लगाना, जिसको पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे है कि नहीं है, किसी के बारे में कुछ भी कह देना यह बहुत ही निंदनीय है। इसकी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग जो अधिकृत प्रवक्ता ना हो, जो नेता ना हो, उनको ऐसे चैनलों पर बैठाना हमें लगता है कि हास्यास्पद। नहीं, इतनी हंसी रावण की तरह हंसना तो सबको आता है, जो भी समाजवादी पार्टी में है वो रावण की ही भूमिका। क्यों अहमद जी इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको? आशा जी मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जो बात कह रहा था अभी, राजीव जी ने रामपुर की घटना की बात की, मैंने इसके पहले भी रामपुर का उल्लेख किया था। रामपुर में आजम खान के खिलाफ जो मुकदमा लगे वो कौन है? मुस्लिम बच्चों के विद्यालय के किताब कब्जा करने के, मुस्लिम स्कूलों को कब्जा करने के, मुस्लिम समाज के लोगों के जमीनों को यूनिवर्सिटी में कब्जा करने के, सरकारी पैसे के दुरुपयोग के, ये सब प्रमाणित मुकदमे हैं। और अगर गैर प्रमाणित होते तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी आजम खां को अगर न्याय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं न्यायालय ये मानता है ठीक है हम राजनीतिक दल है, हमारे ऊपर आरोप लग सकता है कि साहब हमने विद्वेष में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन न्यायालय तो सबके साथ न्याय करता है ना, न्यायालय में सबका विश्वास है। आशा जी, सुप्रीम कोर्ट भी आजम खान को न्याय नहीं दे रही है, इसका मतलब कि आजम खान दोषी है, नहीं तो जमानत अब तक हो चुकी होती आजम खान की। चलिए अहमद जी अब जवाब दीजिए आप। यानी राजीव जो बाद के लिए सवाल रख रहे थे बीजेपी ने तो अभी के लिए ही रख दिया कि आप अभी ही, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा तो ये साफ हो जाता है कि वो उन पर जो दोष है वो सही है। जल्दी से 30 सेकंड में हाँ अपनी बात पूरा कर दूं। बोलिए। देखिए आशा जी, वही मुरादाबाद है जहां टीएस हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिनको वंदे मातरम नहीं आता, वो उल्टा तिरंगा फहराते हैं, तालिबान का समर्थन करते हैं। वही मुरादाबाद मंडल है जहां शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि साहब अफगानिस्तान में तालिबान बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, अभी बहुत मसले एक साथ जुड़ जाएंगे तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। आपने रामपुर पर पॉइंट रख दिया आजम खान पर, अब जवाब देने दीजिए तारिक अहमद जी। निश्चित रूप से निंदनीय। ठीक है, समीर जी की प्रतिक्रिया सब स्वाभाविक थी, क्योंकि मिर्ची बहुत तेज थी, वो भी लाल वाली और बड़ी मोटी वाली थी। वो तो बहुत बड़ा चलो, वो लगना ही लगना था, कोई नई चीज नहीं है। जवाब समीर भाई प्लीज, समीर भाई प्लीज, मैम इस तरह से डिबेट होगा मैम, ये डिबेट का तरीका है। नहीं आप डिबेट तो ये बोल रहे चले जाए। आप दोनों अगर बहस करने लगेंगे, मेरे साथ सतीश जी भी हैं, दूसरे गेस्ट भी, उनके पास भी मुझे जाना है। जल्दी से प्लीज जवाब दीजिए। खामोश रहने के लिए बोलिए। तारिक जी प्लीज जवाब। होती है, मुद्दों पर डिबेट होती है। हाँ समीर जी प्लीज तारिक जी को जवाब देने दीजिए। तो ये भी है कि मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए, दंगे के मुकदमे, आप 307 के मुकदमे, तो वो भी मुद्दे हैं। आजम खान अगर हारते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी खुद को उनसे अलग करेगी? ये सवाल था राजीव का। जो आजम साहब की बात राजीव रंजन जी ने उठाई है, वो बिल्कुल आप ले लीजिए, बिल्कुल सही उठाई है, मैं उससे बिल्कुल एतराज नहीं करता हूँ।
अभी ये भी मैं आपको आश्वस्त नहीं, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि मोहम्मद आजम खान और उनके सुपुत्र भाषा नहीं बोला, हर कीमत पे वहां से चुनाव जीत चुके हैं। जनता ने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे दिया है। कहा क्या ये चाहे समीर साहब का चाहे जितना बोलते रहे बीच में, मेरी आवाज दबा नहीं सकते। ये झूठे हैं, मक्कार है, अय्यार है। ये इस तरह नहीं नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए प्लीज, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए प्लीज। ऐसे राजीव, आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया कि यही होना ही था आजम खान की बात करके। मैं आप दोनों की आवाज फिर ऐसे में मुझे मुश्किल होगी, बंद करनी पड़ेगी। सीधा सीधा जवाब। मैं सतीश प्रकाश आपका रुख करना चाहती हूँ और थोड़ा सा आजम खान से अलग हटके। सतीश, सवाल ये फिर उसी मुद्दे पर वापस लाना चाहती हूँ क्योंकि हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। मैंने सवाल राजीव से पूछा था, जब आपको पता है चौतरफा, पिछली बार एक भी सीट नहीं निकाली यहां से बीएसपी ने, इस बार अगर आप दलित वोट बैंक के सहारे हैं, वहां पर सैनी भी है, वहां पे मौर्य भी है, दलित वोट बैंक भी जो कि निर्णायक भूमिका वहां पर अदा कर सकता है, तो फिर क्या कारण कि कई सीटों पर चौतरफा त्रिकोणीय मुकाबला उसमें आपने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार दिए? तो ये क्या पर्दे के पीछे कोई एक अलग स्ट्रैटेजी चल रही है क्या, कि चुनाव बाद की, कि वोट बटेगा, फायदा बीजेपी को और फिर कुछ अलग समीकरण बनेंगे? नहीं, देखिए आशा जी, सुनिए, हम जाति और धर्म देख करके उम्मीदवार की उम्मीदवारी तय नहीं करते, एक बात। दूसरी बात कि अगर आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी इतना बड़ा वोट चंक है, वो पासन के रूप में नहीं है, हम वजन है, हम तराजू में वजन की तरीके से जानबूझ करके हमको पासन बनाया जा रहा है। और अगर आपको 100 ग्राम किसी तराजू में अगर वजन तोलना हो तो 5 ग्राम से ज्यादा पासन नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, मैं अभी 2 दिन पहले रामपुर में गया और रामपुर में मैंने ये बात देखी कि तमाम मुस्लिम आबादी के अंदर क्या क्या चर्चा थी। ऐसे तमाम लोग थे जिनका ये मानना था कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आजम खान जी के साथ जातियां की, उनके ऊपर मुकदमे दिखे। लेकिन उसी मुस्लिम आबादी में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, तमाम छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, खोमचा लगाने वाले, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले, उनके ये भी आरोप थे कि सत्ता का दुरुपयोग कहीं ना कहीं आजम खान ने अपने आर्थिक हितों के लिए किया। ऐसे सवाल थे। और वहां एक आबादी का सवाल यह भी था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से कुछ मुस्लिम इस बात को लेकर के भी नाराजगी दिखाते थे कि जिस तरीके से आजम खान जी को जेल में डाला गया, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाई। आज चूंकि चुनाव का समय है, आज उनको आजम खान याद आ रहे हैं, ये सवाल थे वहां लोगों के बीच में। देखिए, मेरा मानना यह है कि चाहे आजम खान हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप सिर्फ एक जाति विशेष को आधार बना करके चुनाव नहीं लड़ सकते। बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम आबादी का अगर 30% आबादी का कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ेगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। और एक बात का बताऊं कि 2017 का चुनाव मानक नहीं हो सकता। वो बीजेपी की एक राजनीतिक सुनामी थी, उसमें तमाम दल हारे, लेकिन इससे पहले हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में एक कल्याणकारी सरकार चलाई है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब आएगी तो कोई भी धार्मिक उन्माद, कोई भी जातीय उन्माद हम नहीं होने देंगे लोगों को। जी कानून व्यवस्था ये होती है सतीश जी। देखिए लारी साहब सुनिए, सुनिए लारी साहब सुनिए, ना हम गर्मी निकालेंगे, ना हम चर्बी निकालेंगे, हम गर्मी निकालेंगे। उत्तर प्रदेश को धार्मिक उन्माद की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं तारिक जी, चलिए आप ही को जवाब देने का वक्त देते हैं। तारिक जी, आपने बीएसपी की भी प्रतिक्रिया सुन ली, बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सुन ली, जवाब दीजिए। आखिर तमंचावादी, गुंडागर्दी, माफियावाद, ये शब्द 100 अगर मुकदमे एक शख्स पर दर्ज हो जाते हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, क्या सबके सब गलत है, आप ये कह रहे हैं? और अगर फिर भी आप ऐसे शख्स को शह देते हैं, इसका मतलब आप अपराधियों को शरण देते हैं। तारिक जी, क्या पूछा मैम? आप मुझसे पूछिए। अगर 100 से ज्यादा मुकदमे एक शख्स पर दर्ज हो जाते हैं तो क्या पहले ही क्लीन चिट दे रहे हैं कि सारे के सारे मुकदमे गलत हैं? मैम एक बात बताइएगा, अभी आपके ऊपर भैंस चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, डेगे चोरी ये मुकदमा किया जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? ये एक विकसित मुस्लिमों की जमीन, मुस्लिमों का स्कूल, उस पर भी तो कब्जा करने का आरोप है, वो भी तो बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है
मैम वो विचाराधीन उस पर है, भी लेकिन बोलिए। फिर भी मैं इस पर जवाब देता हूं। मैं फिर भी जवाब देता हूं, न्यायालय में विचाराधीन है, उसको हम बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहता हूं वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, वक्फ बोर्ड फैसला लेता है कि क्या किया जाता है। वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया था कि जमीन किधर देनी चाहिए, वक्फ किधर बोर्ड के नहीं देनी चेयरमैन कौन चाहिए। थे? इन द लार्जर इंटरेस्ट इन द चेयरमैन उसके वसीम रिजवी भी थे, जो बीजेपी के साथ है, उन्होंने ही तो किया है। आप उनको क्यों भूल जाती हैं? जो इस समय जेल में मौजूद है वसीम रिजवी, इनके समीर भाई के बड़े भाई जो हैं, जो मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं और खुद हिंदू धर्म अपना चुके हैं, मुस्लिम धर्म पे आ चुके हैं, उन्होंने ही तो सब किया था। या चमचागिरी में किया, क्यों किया, ये आप उनसे पूछिएगा। इसका जवाब वो वसीम रिजवी आपको बहुत अच्छे, जो भी नाम है उनका, त्यागी व्यागी करके जो भी नाम है, आप उनसे पूछिए। ठीक है, यानी मिला जुला समीर खेल में साहब से आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी जल्दी से। समीर जी आपके पास आते हैं, ठीक है, जनता तय करेगी कौन गलत कौन सही। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। समीर जी, कितनी सीटें 55 में कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं? देखिए आशा जी, फर्स्ट फेज में के चुनाव में भी हमने बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज किया, और दूसरे फेज के चुनाव में भी हम बड़ी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर। आप पहले फेज के चुनाव को देखिए। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जल्दी से जवाब। भी पता, उस दिन मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही थी, सिर्फ इस नाते, ठीक है, सुरक्षा के सवाल पर, विकास के सवाल पर, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। हमने बिजली दिया है, ठीक है। चलिए, जनता तय करेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है सोपड़ा साफ करेंगे इस बार बीजेपी का, क्योंकि दोनों चीजें, एंटी इनकम्बेंसी, एक मुस्लिम मतदाता, ये तमाम चीजें हैं, काम करेगी। विपक्ष यही मान के चल रहा है, लेकिन सबसे मुश्किल चरण बीजेपी के लिए वाकई ये दूसरा फेज होने वाला है। कल चुनाव है और 7 बजे से पहली तस्वीर इस चुनाव की हम आप तक दूसरे चरण की पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक इसी के साथ, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।